Welcome to episode number 145. Let's start. सुशील के अंदर आते ही आदित्य ने उसकी तरफ देखा और कहा, सुशील, इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तुम उन दोनों को छोड़ दो, उन दोनों की कोई गलती नहीं है। सुशील ने एक लंबी सांस ली और वो अनुराग और निखिल के बीच में बैठ गया। उसके चेहरे पर हंसी थी और उसने कहा, ठीक है, आप ऐसा ही करते हैं, बट उन दोनों को छोड़ने के बाद बदले में तुम खुद सुसाइड कर लो और मृणाली को अनुराग के साथ बची जिंदगी बिताने का मौका दे दो। इससे दो फायदे होंगे। पहला ये कि अनुराग बचा जीवन सुखी काट लेगा और अपना बिजनेस शांति से चला पाएगा। अगर तुमने उसे जिंदा छोड़ा होगा तो। आदित्य ने टेबल पर जोर से मुक्का मारा और गुस्से से कहा, सुशील, तुम मृणाली को इन सब में मत घसीटो। ये लड़ाई तुम्हारी और मेरी है। मर्दों की तरह लड़ो और औरतों को सहारा मत बनाओ। इतने में निखिल खड़ा हुआ और बोला, ए बेवड़े, औरत को बीच में घसीटने की नसीहत बाद में देना। तूने उस सुंदर सी प्यारी सी ट्विंकल को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और तू हमें यहां सत्संग दे रहा है कि औरत को बीच में मत ला। इतने में सुशील भी खड़ा हुआ और उसने कहा, आप सबके लिए एक अपडेट है जो आगे की बातें सुनने से पहले आप सभी को जान लेना चाहिए, ताकि आपको डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो अपडेट यह है कि मेरे फादर ने जिस आदित्य को इतने महीनों से अपनी गोद में बिठा रखा था, अब उसे उतार दिया है। उन्हें ये झूठा, धोखेबाज और मतलबी लगा है। इसलिए उन्होंने यहां तक बोल दिया है कि अगर आदित्य की वजह से उनके परिवार को कुछ हुआ तो वो खुद इसकी मौत लिखेंगे। ये बात सुनते ही वजीर, चंद्रगुप्त, शारदा और बाकी सभी लोगों में हलचल मच गई और धीरे धीरे बातें होने लगी। अनामिका शॉक में थी और वह आदित्य की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हुआ कि ये सब कैसे हुआ और उसने पूछ लिया, चाचू, क्या आप हमें बताएंगे कि दादू ने ऐसा क्यों किया? सुशील ने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर नकली दया के भाव उभर आए और उसने कहा, अनामिका, मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें यह जानकर कितना दुख हुआ होगा। जैसे मृणाली के लिए अनुराग है, वैसे ही आदित्य के लिए तुम एकदम पागल। इतना सुनते ही अनामिका की मां अवनी ने गुस्से से कहा, सुशील, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी भतीजी पर इल्जाम लगाते हुए। तुम कितने नीच और गिरे हुए इंसान हो ये मैं जानती हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरे बच्चों से दूर रहो। करण के लिए ये नई खबर थी। उसने गुस्से से अनामिका की तरफ देखा जो अपना मुंह नीचे करके बैठी थी। वहीं मृणाली जिस बारे में सोचती थी, उसे लगा कि वो अकेली ऐसा महसूस नहीं करती है, बल्कि ये बातें बाकी लोगों ने भी ऑब्जर्व की हैं। मामले को बिगड़ता देख निखिल बीच में आया और बोला, सुशील, वो बच्ची है, तुम्हें उसे इस तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहिए। उसने जो सवाल पूछा उसका जवाब दो, ताकि हम सबको पता चले कि आदित्य ने ऐसा क्या किया है कि इसे बख्शी सर ने बेदखल कर दिया। सुशील, जो अब तक नीचे देख रहा था, उसने अपनी आंखें ऊपर की और फिर आगे बोला, अनामिका, आई एम सॉरी, मैं कभी भी बहक जाता हूँ। हाँ, तो मैं ऐसे कह रहा था कि इस आदित्य ने मुझे क्लब ऑरेंज से किडनैप किया ताकि ये मुझसे हमारे परिवार के सीक्रेट पता कर सके, और जिसके लिए इसने हेल्प ली अपने ऑफिस में काम करने वाले दो सीधे साधे लोगों की, जो हैं ट्विंकल और अमित। उन दोनों ने मुझे मिलकर हनी ट्रैप किया और उसके बाद इस आदित्य ने मुझे पीटा और मुझसे बिजनेस सीक्रेट निकलवाए। शारदा, देविका और चंद्रगुप्त के लिए ये बात बर्दाश्त से बाहर थी। शारदा ने गुस्से से कहा, इससे पहले कि ये डिस्कशन और आगे बढ़े, मैं कंपनी की एमडी होने के ओहदे से आदित्य को कंपनी से इसी वक्त निकालती, क्योंकि जो इंसान आज मेरे 2 एम्प्लॉइज को रिस्क पर डाल सकता है, वो कल पूरी कंपनी में डुबा सकता है। आई होप माई हस्बैंड एग्रीज विद मी, क्योंकि इसे जॉब हमने वैसे भी बख्शी जी के कहने पर दी थी। आदित्य दूर खड़ा बस सब सुन रहा था। सुशील ने तालियां बजाई और कहा, सुपर मिस शारदा, आपकी इतनी फास्ट डिसीजन मेकिंग के लिए तो हम सब कायल हैं। तभी देविका बीच में आई और उसने रोकते हुए कहा, हमें आदित्य का पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहिए। सबने आदित्य की तरफ देखा। वो रूम की शुरुआत में खड़ा था। मैं यही कहूंगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो बख्शी परिवार के साथ गलत करने के इरादे से नहीं किया था। इसके अलावा ट्विंकल और अमित को सही सलामत वापस लाने की जिम्मेदारी
मैं लेता हूं। इसके बाद आदित्य शारदा की तरफ पलटता है और कहता है, ऑल्सो ये डिस्कशन यहां से और आगे बढ़े उसके पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैडम एमडी साहिबा और मेरी सौतेली सासू मां आपकी डूबती कंपनी को मेरे लिखे ड्रग में वापस पटरी पर लाया है। आप जिस नौकरी से मुझे निकाल रही हैं, या जैसा आपने कहा कि बख्शी सर के कहने पर आपने मुझे ये काम दिया था, तो मैं क्लियर कर देता हूं कि मेरी आपकी किसी भी कंपनी में काम करने की इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए ऑफिस आता था क्योंकि वहां मृणाली होती है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। इसके बाद आदित्य अनुराग की तरफ पलटता है और आगे कहता है, क्योंकि ये शहर सांपों से भरा है और ये कब किसे डसने कोई नहीं जानता। मृणाली को दुख था क्योंकि वो जानती थी कि चीजें यहां से बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली हैं। आदित्य और उसकी लाइफ अब और ट्रबल से भर जाएगी क्योंकि उसकी मां उन दोनों को अलग करने का ये मौका कभी नहीं छोड़ेगी। मृणाली ये सोच ही रही थी कि वहीं अनुराग ने निखिल के कान में कुछ कहा और उसके बाद निखिल ने सबका ध्यान अपनी तरफ करवाते हुए कहा, आप सभी ये जानते हैं कि ये 2 कौड़ी का आदमी हम रईसों के इस मीटिंग रूम तक कैसे आया। इसे हम सब लेकर आए हैं। हम सब ने जाने अनजाने इसकी हेल्प की है और इस सड़क छाप से एलीट क्लास तक का सफर तय करवाया। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसे इसकी औकात दिखाएं और वापस वहां भेजें जहां से ये आया है। मृणाली, मैं तुमसे स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम अपने डिसीजन को सोच कर लेना। तुम्हारी नासमझी का हर्जाना हम सबको भुगतना पड़ सकता है। मृणाली ने निखिल की बात ध्यान से सुनी और उसके रुकते ही उसने उससे कहा, निखिल, अनुराग और बाकी सब जो भी यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबको क्लियर करना चाहती हूँ कि आदित्य ने जब सुशील को किडनैप किया, या आदित्य को डर था कि कहीं मृणाली सच न बोल दी, इसलिए उसने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मृणाली, तुम इन सबसे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम इनसे किसी भी तरह की बहस करो। इन्हें सफाई देने से कुछ भी नहीं होगा। मृणाली आदित्य का इशारा समझ गई थी और वो चुप होकर बैठ गई। आदित्य दोबारा मुद्दे पर आना चाहता था। उसका मोटिव क्लियर था और वो ये कि ट्विंकल और अमित को आजाद कराना किसी भी तरीके से। इसलिए आदित्य ने सुशील और निखिल की तरफ पलट कर कहा, निखिल और सुशील, मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूं कि तुम ट्विंकल और अमित को छोड़ दो। वो दोनों जाने अनजाने में गलती कर बैठे हैं जिसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। इससे पहले कि आदित्य कुछ और कहता, सुशील ने कहा, आदित्य, मैं तुमसे कह चुका हूं और दोबारा कहता हूं कि उन दोनों को छुड़ाने की कीमत है अनुराग और मृणाली का साथ होना और तुम्हारा हम सबसे दूर चले जाना। मृणाली ये सुनकर परेशान होने लगी। उसे लग रहा था कि इस बार उसे और आदित्य को अलग होने से कोई नहीं रोक सकता। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने आदित्य से कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस बार तुम ऐसा क्या करोगे जिससे हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचेगी, और शायद वो वक्त आ गया था। मृणाली के अलावा भी बाकी सबको लगा कि अब आदित्य के पास कोई उपाय नहीं है। इस बार उसे मृणाली को छोड़ना ही होगा। जो आदित्य इतना अच्छा बनता है, अब देखना यह है कि जिन लोगों की जिंदगी को उसने रिस्क पर डाला, क्या उनके बदले वो अपनी पत्नी को छोड़ेगा। सुशील ने बुलंद आवाज से कहा और वो आदित्य के जवाब का इंतजार करने लगा। ये सुनकर मृणाली अपनी जगह से खड़ी हुई और मीटिंग रूम से बाहर निकल गई। आदित्य ने उसे नहीं रोका। अब देविका उसकी तरफ उम्मीद से देख रही थी। तभी आदित्य ने कहा, सुशील, जो तुम इन सबके सामने बेचारा बनने का ढोंग कर रहे हो, इसे बंद करो। तुम अगर इन्हें सब कुछ बता रहे हो तो ये क्यों नहीं बताते कि तुमने ट्विंकल के साथ क्या किया। क्या तुमने उसका रेप नहीं किया? और तुम यही नहीं रुके, अपने दोस्त गौतम को भी मैसेज भेजा कि उसके जिस्म की खुशबू इतनी अच्छी है कि तुम्हें सूंघने आना चाहिए। मीटिंग रूम में दोबारा हलचल मच गई थी। सुशील को समझ नहीं आया कि आदित्य को ये कैसे पता चला। तभी आदित्य ने कहा, सुशील, तुम्हारा दोस्त गौतम मेरे पास है। उसे अगर जिंदा देखना चाहते हो तो ट्विंकल और अमित को छोड़ दो। सुशील अपनी जगह पर एक्साइटेड होकर बोलने लगा, मुझे पता था कि तुम एक नंबर के हरामी हो। मुझे पहले से ही शक था कि गौतम तुम्हारे पास है। देखा निखिल, मैं नहीं कहता था कि ये हरामी कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेगा। और आप सब भी देखो, जो आदमी गौतम को किडनैप कर सकता है वो मुझे क्यों नहीं कर सकता। सुशील सबकी तरफ देखकर बोल रहा था। तभी जुबेर खड़ा हुआ और उसने कहा, सुशील और आदित्य मियां, हम यहाँ पर बख्शी सर की बात सुनने आए थे।
उन्होंने हमसे कुछ नहीं कहा और तुम लोगों की ये बातें आपसी लड़ाई है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैं खुद को इस मीटिंग से अलग करता हूं। इसके बाद जुबैर आदित्य की तरफ पलटा और कहा, आदित्य मियां, तुम बंदे अच्छे थे और अब हमारे आका ने कह दिया कि तुमसे कोई वास्ता नहीं तो कोई वास्ता नहीं। खुदा तुम्हें सलामत रखे और बरकत दे। इसके बाद वो शारदा की तरफ पलटे और कहा, शारदा जी, जिस डील को हमने आदित्य के कारण रोका था उस पर अब कोई असर नहीं पड़ेगा। बख्शी साहब ने आदित्य को बेदखल कर दिया है, इसलिए अब आप और हम आजाद हैं। इतना कहकर जुबैर मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। इतने में वजीर भी खड़ा हुआ और उसने भी सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी जुबैर साहब की तरफ खुद को इस मीटिंग से अलग करता हूं। आदित्य, तुमसे दोस्ती अच्छी रही, खुदा ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे और मेरे खुदा तो बख्शी साहब है। इतना कहकर वजीर बाहर निकलने लगा और वो आदित्य के पास रुका और धीरे से उसके कान में कहा, आदित्य जी, कुछ भी हो जाए मनाली को मत खोना, वो तुमसे बेहद प्यार करती है। खुदा तुम्हें हिम्मत बख्शी। इतना कहकर वजीर मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। अब रूम में मनाली का परिवार, बख्शी परिवार, सुशील, निखिल, अनुराग और आदित्य थे। तभी आदित्य ने दोबारा आवाज ऊंची करते हुए कहा, सुशील, ये सौदा बुरा नहीं है, न तुम्हारी न मेरी। तुम उन दोनों को छोड़ दो और बदले में गौतम को ले जाओ, क्योंकि अगर उन दोनों को कुछ हुआ तो मैं गौतम को मारने से पहले सोचूंगा नहीं, और अगर गौतम मरता है तो कंपनी के बचे शेयर स्प्लिट हो जाएंगे और मेरे दादा और पिता दोबारा हकदार हो जाएंगे। सुशील, अनुराग और निखिल की आंखें खुली रह गई और वो आपस में फुसफुसाने लगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य उन्हें आउट ऑफ ऑप्शन छोड़ देगा। Thank you very much for the interesting chapter here. Next episode is coming.